वेलकम स्टूडेंट, क्लास बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर, पेपर फर्स्ट फिजिक्स का लास्ट टॉपिक आपका जो था वो आपने एक क्वेश्चन किया था जिसके अंदर आपने एक इक्वेशन की इनवेरिएंस देखी थी, एक समीकरण की अनिश्चितता स्पष्ट की थी। उसी तरह आज आपका जो टॉपिक है वह है वेगों का रूपांतरण। लॉरेंट्ज समीकरण में जो आपने समीकरण की थी वो किसी कण की स्थिति की रूपांतरण समीकरण थी। अब उस कण की स्थिति अगर चेंज होती है, अगर उसकी स्थिति में कुछ परिवर्तन आता है तो उसमें विस्थापन की भी समीकरण बनेगी लॉरेंट्ज रूपांतरण की, कि अगर कण ने विस्थापन किया है तो कण ने कुछ वेग प्राप्त किया होगा, कण के पास कुछ वेग होगा। उस वेग को अगर आप दो निर्देश तंत्रों से देखोगे तो अलग अलग प्रेक्षण मिलेंगे, उन दोनों प्रेक्षणों के मध्य संबंध स्थापित करने वही लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण होगी। तो आपने स्थितियों के मध्य संबंध स्थापित करके लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण निकाल दी थी। अब वेगों का रूपांतरण जो आपका आज का टॉपिक है, वेग रूपांतरण समीकरण। तो इसमें देखिए आपके पास क्या चीज़ है कि अगर मान लो आपके पास कोई दो निर्देश तंत्र है, जिस प्रकार आपने लॉरेंट्ज रूपांतरण समीकरण में माने है कि अगर ये निर्देश तंत्र S है और ये एक दूसरा निर्देश तंत्र S डैश है, ठीक है, इसमें कोई कण गति कर रहा है, ठीक है, एक कण था जो स्थिर था पहले, लेकिन बाद में उसने अपनी पोजीशन चेंज कर ली, यानी उसने कुछ वेग प्राप्त कर लिया। अब उस कण की गति को अपन दोनों निर्देश तंत्रों से अलग अलग प्रकार से देखते हैं। दोनों निर्देश तंत्रों में जो प्रेक्षण आएंगे उनके मध्य संबंध स्थापित करेंगे। तो देखिए क्या करना आपको, पहले आप कण की स्थिति की बात करते हैं एस निर्देश तंत्र में। मान लेते हैं एस निर्देश तंत्र है, ठीक है, जो कैसा स्थिर है और जड़त्वीय निर्देश तंत्र है। इसमें एक कण ये है यहाँ पे, ठीक है, इस कण का नाम P बोल देते हैं। यहाँ पे जब ये कण था तो इस कण की स्थिति जो थी, इस स्थिति के जो निर्देशांक है वो मैं मान लेता हूँ x1, y1 और z1 थी, ठीक है। कितने टाइम पे मान लेते हैं t1 टाइम पे। कुछ टाइम बाद क्या हुआ कि इस कण ने अपनी पोजीशन चेंज कर ली और ये P कण यहाँ से उठ के थोड़ा ऊपर आ गया, ठीक है। और फिर आपने जब इस कण की स्थिति इस O पॉइंट से वापस देखी तो इस कण के निर्देशांक आपको मिले x2, y2 एंड z2, और उस समय कुछ टाइम हुआ होगा t2, ठीक है, यानी कण की स्थिति में चेंज हुआ है, कण में कुछ विस्थापन हुआ है तो उसके पास कुछ ना कुछ वेग है। और अगर आपको वेग का फॉर्मूला निकालना है, अगर आपको उस वेग का घटक निकालना है एस निर्देश तंत्र में, तो आपको पता है वेग क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब आपके पास तीन कोऑर्डिनेट है x, y, z, तो हर कोऑर्डिनेट में कुछ ना कुछ विस्थापन हुआ है। x1 से x2 में कुछ विस्थापन हुआ है, x दिशा में भी कुछ विस्थापन हुआ है, y कोऑर्डिनेट चेंज हुआ है, इसका मतलब y दिशा में भी कुछ विस्थापन हुआ है, और z कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ है तो क्या होगा, z दिशा में भी कुछ विस्थापन हुआ है। यानी तीनों अक्ष के अलोंग क्या आएगी, अपनी वेलोसिटी आएगी, तीनों अक्ष के अनुदिश अपना कुछ ना कुछ वेग आएगा। तो उस वेग का फॉर्मूला अगर निकालना चाहिए अपन, तो देखिए मैं बोलता हूँ कि कण का x दिशा में क्या घटक है, कण का x दिशा में वेग का क्या घटक है। s निर्देश तंत्र में कण का x दिशा में वेग मान लेता हूँ ux, कितना है ux, तो उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, विस्थापन बटा समय। अब x घटक है तो x दिशा में विस्थापन देखना होगा, तो x दिशा में विस्थापन कितना किया है, पहले x1 था फिर कितना हो गया x2, यानी विस्थापन कितना है मेरा x2 माइनस x1, और टाइम कितना लिया उसने, t2 माइनस t1। इसी प्रकार y दिशा में निकालना चाहूँगा तो y दिशा में वेग का घटक है uy, और उस y दिशा में विस्थापन कितना हुआ है, y2 माइनस y1 अपॉन टाइम इंटरवल वही रहेगा t2 माइनस t1। इसी प्रकार z दिशा में तो u z, z2 माइनस z1 अपॉन t2 माइनस t1। ये तो होगी मेरी बात कि मैंने जब कण को किस निर्देश तंत्र में देखा, एस निर्देश तंत्र में देखा, तो मेरे पास ये कुछ वेग की घटक आई एस निर्देश तंत्र से देखने पे। लेकिन जब क्या होता है, मैं इसी घटना को दूसरे निर्देश तंत्र एस डैश, जो कि एस के सापेक्ष एक समान वेग से धनात्मक एक्स दिशा में गतिशील है, उसके अंदर देखूंगा तो कुछ मेरे को अलग प्रेक्षण मिलेंगे। तो अब मैं देखता हूं कि कोई मेरे पास दूसरा निर्देश तंत्र एस डैश है जो कैसा है, जड़त्वीय है, एस डैश निर्देश तंत्र आ गया, इसका ये ओरिजिन पॉइंट ओ डैश है। इसमें भी कण उसने पी को देखा तो कण पी उसको कुछ यहाँ पे दिखा, और शुरुआती प्रारंभिक स्थिति में उस कण के निर्देशांक जो थे वो S में तो थे x1 y1 z1, और S डैश में देखेंगे तो वो कुछ चेंज हो जाएंगे, x1 डैश, y1 डैश और z1 डैश, और इस कंडीशन में टाइम भी कुछ अलग हुआ होगा तो उस टाइम को बोल देता हूँ मैं t1 डैश, क्योंकि सारी चीज़ें अपन S डैश निर्देश तंत्र में देख रहे हैं, S प्राइम निर्देश तंत्र में देख रहे हैं। वापस यही हुआ कि t1 प्राइम टाइम से t2 प्राइम टाइम हो गया, यानी कुछ देर बाद
कुछ देर बाद क्या हुआ, इस कण ने अपनी स्थिति चेंज कर दी और ये उठ के कुछ ऊपर आ गया और इस पॉइंट पे उसके निर्देशांक क्या हो गए, x2 डैश y2 डैश और z2 डैश, और उस समय टाइम कुछ हुआ होगा t2 डैश। अब कण ने अगर विस्थापन किया है तो क्या होगा भी, उसके अंदर भी कुछ वेग के घटक होंगे, उसने कुछ वेग प्राप्त किया है और तीनों दिशाओं में उसने विस्थापन प्राप्त किया है, तीनों अक्ष के अलोंग उसने कुछ ना कुछ विस्थापन किया है, यानी मुक्त आकाश में फ्रीली घूम रहा है वो, तो तीनों दिशाओं में उसका कुछ ना कुछ क्या होगा, वेग होगा। तो उस तीनों दिशाओं में वेग का घटक मानते हैं कि s प्राइम निर्देश तंत्र में x दिशा में वेग का घटक, तो ux प्राइम बोल देता हूँ मैं, ये ux का तो मतलब हो गया s दिशा में, s निर्देश तंत्र में x दिशा में घटक, और ux डैश का मतलब हो गया s डैश निर्देश तंत्र में x दिशा में वेग। तो देखिए इसका भी फॉर्मूला क्या होगा, विस्थापन बटा समय। अब s प्राइम निर्देश तंत्र में x दिशा में अगर वेग निकालना है तो x दिशा में विस्थापन देखेंगे, x1 डैश से कितना हो गया x2 डैश, तो विस्थापन कितना प्राप्त किया उसने, x2 डैश माइनस x1 डैश। टाइम इंटरवल कितना है अभी, t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम या t2 डैश माइनस t1 डैश। इसी प्रकार y दिशा में प्राप्त करेंगे तो uy डैश इक्वल टू y2 डैश माइनस y1 डैश अपॉन t2 माइनस t1। इसी प्रकार z दिशा में तो uz डैश इक्वल टू z2 माइनस z1 अपॉन t2 डैश माइनस t1 डैश, यहाँ पे भी प्राइम। आगे बात समझे, ये हो गया s डैश निर्देश तंत्र के वेग के घटक। अब मेरे को क्या करना है, वेग रूपांतरण समीकरण निकालनी है। वेग रूपांतरण समीकरण होगी क्या, रूपांतरण समीकरण आपको पता है क्या होती है, दो निर्देश तंत्रों के प्रेक्षणों के मध्य संबंध। अब एक निर्देश तंत्र से प्रेक्षण कुछ ये लिए गए और दूसरे निर्देश तंत्र से उसी घटना के ये प्रेक्षण लिए गए। अब आपको इन दोनों के मध्य क्या करने हैं, संबंध स्थापित करने हैं। किस प्रकार किए जा सकते हैं कि ux डैश है, ux डैश है, इसका मान अगर मैं x2 x1 इनके पदों में निकाल दूं, S निर्देश तंत्र के प्रेक्षणों के अंदर मैं S डैश निर्देश तंत्र का रिजल्ट निकाल दूं तो वो मेरे क्या होंगे भी, रूपांतरण समीकरण होगी। अब रूपांतरण समीकरण किसकी निकालनी है, वेग की। तो वेग की रूपांतरण समीकरण निकालनी है ux डैश किसके पदों में निकालनी है, S निर्देश तंत्र के प्रेक्षणों के पदों में, यानी x2 डैश की जगह आपको x2 x1 t2 डैश की जगह t2 और t1 लगाने एक तरीके से, तभी तो उनके मध्य रिलेशन बनेगा। अगर s डैश निर्देश तंत्र की कोई चीज़ है उसका s के साथ रिलेशन बनाना है तो s के प्रेक्षण लेने होंगे, ठीक है। तो क्या करना होगा भी, इनकी जगह कुछ ऐसी टर्म लगानी पड़ेगी जो क्या हो, इनके पदों में हो। यानी आपको इससे पहले जो अपन पढ़ के आए लॉरेंज रूपांतरण समीकरण में, उसमें स्थिति रूपांतरण समीकरण आपको याद होगी, ठीक है। वो किस प्रकार थी देखते हैं। स्थिति रूपांतरण समीकरण देखिए क्या थी, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, इसको एक बार अब कर देते हैं। स्थिति रूपांतरण समीकरण देखिए, ये थी ना, x प्राइम इक्वल टू x माइनस वी टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, y प्राइम y के इक्वल था, z प्राइम z के इक्वल था, और जो आपका t प्राइम था वो था t माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर डिवाइड में 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। ये आपकी कुछ रूपांतरण समीकरण थी, ठीक है। अब x प्राइम, यहाँ पे भी x प्राइम है तो यहाँ पे भी x प्राइम है, इसका मान x के पदों में है, तो उसी प्रकार अपन इसमें भी रूपांतरण समीकरण पुट कर सकते हैं और इसका मान भी किसके पदों में निकाल सकते हैं, x के पदों में। तो देखिए किस प्रकार होगा, आप ux प्राइम लीजिए, ux प्राइम ले लिया आपने, क्या है यहाँ पे x2 प्राइम है। अब x2 प्राइम है तो यहाँ पे देखिए x प्राइम को x के पदों में चेंज करने का ये फॉर्मूला है, तो x2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा x2, x2 प्राइम है तो x की जगह क्या आ जाएगा x2। अगर यहाँ पे x1 प्राइम होता तो यहाँ पे क्या आ जाता x1। अब यहाँ पे x2 है तो टाइम भी क्या आएगा t2 आएगा, अगर x1 होता तो टाइम भी यहाँ पे क्या आता t1 आता। v का मान चेंज नहीं होगा और c का मान चेंज नहीं होगा, कोऑर्डिनेट के हिसाब से कौन से नंबर का है उसी के हिसाब से t चेंज होगा और उसी के हिसाब से x चेंज होगा। एक बात क्लियर। अब देखिए x2 प्राइम है। अब एक चीज़ आपको आसानी करने के लिए आप क्या कर सकते हो कि आपको मैंने कल बताया था कि ये जो होता है 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, ये गुणांक होता है, इसको एक गुणांक नाम दिया जाता है जिसका नाम बोला जाता है गामा। इसको क्या बोला जाता है, गामा। तो आप क्या कर सकते हो, इस पूरी टर्म को, ये दिख रही है ना 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर को, इसको गामा लिख सकते हो। इसको क्या लिख सकते हो, गामा। तो ये क्या हो गया, x माइनस वी टी डॉट गामा।
इसको मैं क्या बोल सकता हूँ, गामा बोल सकता हूँ, ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान हो। यहाँ पे भी देखो 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर है, इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ, गामा लिख सकता हूँ। तो ये हो गया टी माइनस एक्स वी अपॉन सी स्क्वायर डॉट गामा। अब यहाँ पे देखिए यू एक्स प्राइम है, यहाँ पे क्या अभी x2 प्राइम, तो यहाँ पे x प्राइम है, तो x2 प्राइम निकालेंगे तो x2 माइनस वी टी, टी भी कौन सा आएगा, t2, टी कौन सा आएगा, t2, 2 के हिसाब से उसी नंबर का टाइप आएगा। तो यहाँ पे देखिए x2 प्राइम की जगह क्या लिखूंगा मैं अभी, x2 माइनस वी टी 2 और गामा आपका बार रहेगा ही। गामा में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि v और c में कोई चेंज नहीं होगा। गामा का जो मान है उसमें सिर्फ v और c है जिसका मान चेंज नहीं होगा कभी भी। आगे क्या है x1 प्राइम, तो माइनस x1 प्राइम निकालेंगे तो यहाँ पे x1 आएगा और t की जगह क्या आएगा t1, तो x1 माइनस वी टी 1 और गामा। डिवाइड में क्या लगा देते हैं, डिवाइड में यहाँ पे क्या है t2 प्राइम। अब t2 प्राइम निकालना है तो यहाँ पे t प्राइम का फॉर्मूला है, t2 प्राइम निकालेंगे तो t की जगह क्या आ जाएगा t2 और x की जगह क्या आ जाएगा x2। आगे बात सुनिए, अगर यहाँ पे t1 प्राइम निकालते तो t1 प्राइम इक्वल टू t की जगह t1 आ जाता और x की जगह क्या आ जाता x1, v और c तो चेंज होंगे नहीं। तो यहाँ पे देखो t2 प्राइम है तो इस फॉर्मूले से t2 प्राइम का फॉर्मूला क्या बनेगा, t2 माइनस x2 v अपॉन सी स्क्वायर डॉट गामा माइनस t1 प्राइम, t1 प्राइम का भी फॉर्मूला यहाँ से बनेगा तो क्या होगा t1 माइनस x1 v अपॉन सी स्क्वायर गामा। एक बात क्लियर। अब देखिए यहाँ से क्या कट रहा है क्या नहीं कट रहा है वो देख लेते हैं। गामा देखो सब में कॉमन है तो गामा सब में से कट जाएगा, गामा को कोई चेंज नहीं होगा, गामा तो सब में से कटेगा। अब देखिए कॉमन क्या रहा है, गामा को मैं सब में से हटा देता हूँ, यहाँ से भी गामा हट जाएगा, हट गया। अब देखिए समीकरण चेंज किस प्रकार होगी, तो x2 माइनस x1 यहाँ से कॉमन माइनस वी टी 2 और माइनस प्लस वी टी 1। अब देखिए इसमें से कॉमन क्या आएगा, x2 माइनस x1 तो साइड में हो गया, इसमें देखिए क्या कॉमन आ रहा है, v कॉमन आ रहा है और किसका लेंगे माइनस का प्लस का, तो यहाँ से मैं माइनस का v कॉमन लेता हूँ, तो माइनस का v कॉमन लूँगा तो अंदर क्या हो जाएगा माइनस, ये किसका हो जाएगा माइनस का, तो ये क्या बन जाएगा माइनस वी टी 2 माइनस t1। नीचे देखिए खोलो इसको तो क्या आया t2 ये रहा, ये माइनस का t1 तो ये तो एक अलग टर्म बन गई t2 माइनस t1। यहाँ से खोला तो क्या बना माइनस एक्स वी बाई सी स्क्वायर और माइनस प्लस यानी एक्स वी बाई सी स्क्वायर। अब x देखो कौन सा है, यहाँ पे तो x2 है और वहाँ पे x1 है। कॉमन क्या आ रहा है v बाई सी स्क्वायर क्या आ रहा है कॉमन आ रहा है, किसका लेंगे माइनस का या प्लस का, तो माइनस का x v बाई सी स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा देखिए v बाई सी स्क्वायर कॉमन लो माइनस का तो क्या बचेगा x2 माइनस x1 यहाँ पे बच जाएगा। अब देखिए आपको क्या करना है, इस पूरी समीकरण में t2 माइनस t1 का क्या कर देता है ना डिवाइड कर देना है। इस पूरी इक्वेशन में क्या करना है t2 माइनस t1 का क्या कर देना है हर पद में डिवाइड कर देना है, ऊपर नीचे। इस पद में भी t2 माइनस t1, इसमें भी और इसमें भी, सारे पदों में t2 माइनस t1 का डिवाइड कर देना है। तो x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। आगे बात समझ, यहाँ पे t2 माइनस t1 का डिवाइड करेंगे तो ये तो कट ही जाएगा, यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा v। यहाँ पे t2 माइनस t1 का वापस इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1। ये आपके पास कुछ टर्म बनती है। अब देखिए x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 किसके इक्वल आपको दिख रहा है, तो यहाँ पे इन समीकरण में देखिए किसके मान के इक्वल आ रहा है, मान किसका लेके चले अपन ux डैश का, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 किसके इक्वल है ux के, तो यहाँ पे क्या आ गया ये, इसकी जगह क्या लिखूंगा ux माइनस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर और x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई t2 माइनस t1 किसके इक्वल है भाई ux। तो यहाँ पे देखिए ux प्राइम इक्वल टू ux माइनस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर और क्या भाई ux, यानी आपने s डैश निर्देश तंत्र का वेग है वो s निर्देश तंत्र के वेग के पदों में निकाल दिया। यानी अगर आपको ये चीज़ पता है, आपने किसी घटना को देखा s निर्देश तंत्र में,
आपने किसी घटना को एस निर्देश तंत्र में देखा, आपके पास ये चीज़ आ गई। अब आप चाहते हो कि मैं दूसरे निर्देश तंत्र में भी क्या करूं, उसका वेग निकालूं। तो ये थोड़ी है कि हर बार दूसरे निर्देश तंत्र में बैठ के हर बार परीक्षण लूंगा, तीसरे निर्देश तंत्र में बैठ के परीक्षण लूंगा। अगर मेरे को ये पता है कि जो शुरू वाला निर्देश तंत्र है उसमें क्या घटनाएं हुई है, उसमें क्या मान आया ux का, uy का, uz का, ux का मान मेरे को पता है और मेरे को पता लगाना है कि दूसरे निर्देश तंत्र में देखूंगा तो इस घटना का वेग क्या होगा। तो अगर मेरे को दूसरे निर्देश तंत्र का वेग पता है यानी v पता है, तो मेरे को उसके अंदर बैठ के परीक्षण लेने की जरूरत नहीं है, मैं सीधे इस फॉर्मूले से उस निर्देश तंत्र में वेग निकाल सकता हूँ। तो ये आपका वेग हो गया, ये होगी x दिशा में रूपांतरण समीकरण, वेग रूपांतरण समीकरण। ये होगी x दिशा में वेग रूपांतरण समीकरण। इसको एक बार अलग लिख लेते हैं, आगे बात समझो। चलो इसी प्रकार y दिशा में भी निकालना है और z दिशा में भी निकालना है। तो x दिशा में तो हो गया, तो x दिशा वाला तो एक बार खत्म करते हैं, x दिशा वाला क्लियर। क्या समीकरण है x दिशा में वेग रूपांतरण की, तो ux प्राइम इक्वल टू ux माइनस v डिवाइडेड बाई 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर v ux बाई सी स्क्वायर। ये होगी आपकी x दिशा में वेग रूपांतरण समीकरण। अब आपको निकालनी है y दिशा में, तो y दिशा में क्या है अभी uy प्राइम, तो निकालते हैं। y दिशा में आ गई आपकी uy प्राइम। अब uy प्राइम का मान वापस निकालना है किसके पदों में भी, इस uy के पदों में, ठीक है। तो देखिए uy प्राइम में क्या है, y2 प्राइम माइनस y1 प्राइम t2 माइनस t1। अब देखिए y2 प्राइम का निकालेंगे तो y प्राइम है वो y के इक्वल होता है, तो y2 प्राइम भी किसके इक्वल होगा, y2 के इक्वल होगा। y1 प्राइम भी किसके इक्वल होगा, y1 के इक्वल होगा। z2 प्राइम होगा वो z2 के इक्वल होगा, क्योंकि इनमें रूपांतरण समीकरण होते नहीं, ये तो इनका मान तो सीधे बराबर होता है। तो अगर मैं कहूँ कि y3 प्राइम है वो किसके इक्वल होगा अभी, y3 के। y2 है वो किसके इक्वल होगा, y2 प्राइम। और y1 प्राइम है वो किसके इक्वल होगा, y1 के। इनमें तो कुछ रूपांतरण समीकरण होते नहीं। तो y2 प्राइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा y2 लिख सकता हूँ। y2 प्राइम की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, सीधा y2 लिख सकता हूँ। किससे, लॉरेंज रूपांतरण समीकरण से। तो y2 प्राइम की जगह क्या लिख दिया मैंने, सीधा y2। y1 प्राइम की जगह भी मैं क्या लिखूंगा, सीधा y1 डिवाइडेड बाय t2 प्राइम, t2 प्राइम यहाँ पे क्या है प्राइम, तो t2 प्राइम माइनस t1 प्राइम, ये फॉर्मूला लगाओ प्राइम के लिए। तो t2 प्राइम का निकालेंगे तो t2 माइनस x2 v बाई सी स्क्वायर। t1 प्राइम का निकालते तो यहाँ पे t1 माइनस x1 v बाई सी स्क्वायर। t2 प्राइम का निकालेंगे तो t2 माइनस x2 y v बाई सी स्क्वायर। t3 प्राइम का निकालेंगे तो t3 माइनस x3 v बाई सी स्क्वायर। इस प्रकार निकालेंगे। तो नीचे क्या है t2 प्राइम, तो यहाँ से फॉर्मूला बनेगा t2 प्राइम का क्या, t2 माइनस x2 v बाई सी स्क्वायर और बार क्या है आपका गामा, माइनस क्या है t1 प्राइम, माइनस t1 प्राइम का फॉर्मूला यहाँ से क्या बनेगा t1 माइनस x1 v बाई सी स्क्वायर और बार क्या रहेगा गामा। गामा का मान चेंज नहीं होगा। क्या कॉमन आ रहा है ऊपर से, तो यही रहेगा y2 माइनस y1। नीचे से क्या कॉमन आया, गामा कॉमन आ गया पूरे में से, आ गया। यहाँ से क्या बचा t2 माइनस t1, गामा तो छोड़ ही दो, गामा तो पूरे में से कॉमन आ गया, गामा तो पूरे में से कॉमन आ गया। अब देखिए अंदर क्या बचा, तो अंदर t2 माइनस t1 तो सीधा ही बच गया, t2 माइनस t1 तो ये सीधा ही रह गया, माइनस x2 v बाई सी स्क्वायर और माइनस और माइनस प्लस x1 v बाई सी स्क्वायर। बताइए क्या क्या कॉमन आ रहा है, x2 v बाई सी स्क्वायर प्लस x1 v बाई सी स्क्वायर में से क्या कॉमन आ रहा है, v बाई सी स्क्वायर कॉमन आ रहा है। किसका लूँ, प्लस का या माइनस का, तो किसका लेना है माइनस का। तो माइनस का v बाई सी स्क्वायर कॉमन लूँगा तो यहाँ पे बचेगा x2 माइनस x1, क्योंकि x1 वाली टर्म प्लस की थी तो माइनस और माइनस करेंगे तो अंदर प्लस आ जाएगा एक तरीके से। यहाँ पे देखिए अब क्या करना है, पूरी इक्वेशन में कितने पद है, 3 पद है। तीनों पदों में t2 माइनस t1 का जिस प्रकार आपने पीछे डिवाइड किया है उसी प्रकार हर पद में ऊपर नीचे क्या करना है, t2 माइनस t1 का डिवाइड करना है। तो कर देते हैं, y2 माइनस y1 t2 माइनस t1 का डिवाइड हो गया। नीचे यहाँ पे हर पद में तो गामा तो बाहर ही,
T2 माइनस T1 में T2 माइनस T1 का डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, माइनस V बाई सी स्क्वायर x2 माइनस यहाँ पे आपके पास क्या था x2 माइनस x1, हाँ x2 माइनस x1 डिवाइडेड हुए यहाँ पे भी किसका डिवाइड करना है T2 माइनस T1। देखिए यहाँ पे T1 का जो भी मान आएगा ना, T1 का जो भी मान आएगा, चाहे वो y के लिए निकालो चाहे z के लिए निकालो, तो T1 का जितना भी रूपांतरण समीकरण आएगा सब में x ही आएगा। ये नहीं है कि आप y के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे y लिख दोगे, z के लिए कर रहे हो तो यहाँ पे z लिख दोगे, नीचे यही आएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1। अब y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1 किसके इक्वल है, uy के इक्वल है। तो यहाँ से देखिए क्या लिखूंगा मैं, uy डिवाइडेड बाई गामा 1 माइनस v बाई सी स्क्वायर, और ये किसके इक्वल है x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई T2 माइनस T1, तो वो किसके इक्वल था अभी आपके ux के इक्वल था, सीधे ux के इक्वल था जो अपन ने मिटा दिया। इससे पीछे आप देख सकते हो, आगे बात समझ में। यहाँ से देखो गामा का मान क्या होता है, गामा का मान कितना होता है अभी आपके पास, इसको मिटा देते हैं एक बार, x1 वाली टर्म खत्म। गामा का मान क्या होता है 1/1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, तो 1 बाई गामा का मान कितना होगा, सीधा अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। गामा का मान ये होता है तो 1 बाई गामा का वो होगा। तो यहाँ पे देखिए ये क्या है 1 बाई गामा है कि नहीं है, 1 बाई गामा है, तो इसकी जगह क्या लिख सकता हूँ, सीधा ऊपर क्या लिख सकता हूँ, अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता। इतनी बात क्लियर है क्या सभी को। तो ये जो आपकी समीकरण बनेगी किस प्रकार बनेगी, देखिए यू वाई प्राइम इक्वल टू, ऊपर क्या है यू वाई गुणा में क्या है अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, डिवाइड में क्या है अंडर रूट सीधा ही 1 माइनस वी बाई सी स्क्वायर गुणा में यू एक्स। ये आपकी होगी u के लिए, तो यहाँ पे लिख देता हूँ इसको, y दिशा में वेग रूपांतरण समीकरण क्या ये अभी यू वाई प्राइम इक्वल टू यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। तो ये होगी मेरी y दिशा में वेग रूपांतरण समीकरण। इसी प्रकार x z में होगी, z में भी सेम ही होगी, जिस प्रकार y में हुई है उसी प्रकार z में आएगी। तो z में क्या होगी देख लेते हैं, जिस प्रकार y में आई है उसी प्रकार z में आएगी, यानी u z प्राइम का फॉर्मूला बताइए क्या बनेगा, u y है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा u z गुणा में ये चीज़ रहेगी 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर, डिवाइड में क्या है 1 माइनस वी यू एक्स, तो यू एक्स वाई में भी है तो यू एक्स जेड में भी रहेगा, तो 1 माइनस वी यू एक्स वाई सी स्क्वायर। ये किसकी रूपांतरण समीकरण होगी, वेग रूपांतरण समीकरण जेड दिशा में। ये किस में होगी, जेड दिशा में वेग रूपांतरण समीकरण। एक बात क्लियर होगी, यहाँ से आप देख सकते हो एक एक्स दिशा में, वाई दिशा में और जेड दिशा में। एक्स दिशा का जो एस प्राइम में वेग है, एस प्राइम निर्देश तंत्र में कण का एक्स दिशा में जो वेग है उसका मान अपन एस निर्देश तंत्र के हिसाब से निकाल रहे हैं, यानी दोनों निर्देश तंत्रों के प्रेक्षणों के मध्य संबंध स्थापित कर रहे हैं ना। ये एस निर्देश तंत्र के प्रेक्षण है और ये एस डैश के, और एस डैश निर्देश तंत्र के प्रेक्षण अपन सीधे ही एस से निकाल सकते हैं। अगर अपने को वी पता हो, यू एक्स अगर आपको पता है और वी पता है तो आप निकाल सकते हो सीधे ही। तो ये होती है लोरेंत्ज़ रूपांतरण समीकरण, किसके लिए, वेग के लिए। अब देखिए कि होता क्या है कि जो आपकी ये जो लोरेंत्ज़ रूपांतरण समीकरण है ये काफ़ी ज़्यादा हाई वेलोसिटी वर्ल्ड की बात करते हैं, ये वर्ल्ड की बात करते हैं, ठीक है। जो आपका जितना भी यूनिवर्स है उसमें जो चीज़ें हो रही है उसके बारे में बात करते हैं, प्रकाश की तरंग हो गई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हो गई, उनके बारे में। लेकिन जब अपन क्या करें, कुछ सामान्य परिस्थितियों की बात करें, यानी अपनी नॉर्मल डेली लाइफ की बात करें, जो लो वेलोसिटी वर्ल्ड है, छोटी वेलोसिटी वाला वर्ल्ड है, जहाँ पे v का मान काफ़ी क्या होता है, कम होता है। प्रकाश के वेग की तुलना में v का मान काफ़ी ज़्यादा कम होता है, अत्यल्पीय होता है, बहुत ही नगण्य मानने योग्य होता है, ठीक है। तो उस दिशा में जो आपका लोरेंत्ज़ रूपांतरण समीकरण है वो एक तरीके से गैलीलियन रूपांतरण में चेंज हो जाता है। देखिए किस प्रकार होगा कि आपके पास ये 3 रूपांतरण समीकरण है। इसमें अगर आपका v है
वो काफ़ी ज़्यादा है, छोटा किससे, सी से, बहुत ज़्यादा छोटा होगा। तो वी बाई सी का मान कितना होगा ये बताइए, वी बाई सी का मान 1 से बड़ा होगा या 1 से छोटा होगा। अगर नीचे है वी है वो बहुत छोटा है और सी काफ़ी बड़ा है, तो नीचे बड़ी संख्या का भाग लग रहा है और किस में, छोटी संख्या में। तो बताइए 1 से बड़ा आएगा या 1 से छोटा आएगा, तो 1 से काफ़ी छोटा आएगा, काफ़ी ज़्यादा छोटा आएगा किससे, 1 से। आगे बात समझ में। तो यहाँ पे देखिए यू एक्स प्राइम है, यू एक्स प्राइम क्या है, यू एक्स माइनस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर। तो v बाई सी का मान 1 से बहुत ज़्यादा छोटा है और मैं c का स्क्वायर और कर रहा हूँ, यानी v बाई सी स्क्वायर कर रहा हूँ। भी एक तो अगर 2 का भाग दूंगा तो छोटी संख्या आएगी और 4 का भाग दूंगा तो और छोटी संख्या आएगी। तो अगर c का भाग दिया तो इतनी छोटी संख्या आ रही है 1 से, और c स्क्वायर का भाग दूंगा तो काफ़ी ज़्यादा छोटी आएगी 1 से, यानी वो नगण्य मान नहीं होगी। वो कैसी होगी, नगण्य। जब अपन लो वेलोसिटी वर्ल्ड की बात कर रहे हैं, छोटी वेलोसिटी, क्योंकि v आपका काफ़ी ज़्यादा छोटा होता है। बाद ही वर्ल्ड में जाएंगे, यूनिवर्स में जाएंगे तो ऐसी चीज़ें मिलेगी जो प्रकाश के वेग की अपेक्षा कुछ स्पीड लेती है, हाई स्पीड से चलती है, लेकिन नॉर्मल डेली लाइफ में ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो प्रकाश के वेग की तुलना में उतना वेग प्राप्त कर सके। तो v बाई सी स्क्वायर का मान काफ़ी ज़्यादा नगण्य होगा और v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मान तो उससे ज़्यादा भी नगण्य होगा। तो यहाँ पे देखिए यू एक्स माइनस वी लिख दिया, चलो कोई बात नहीं, यू एक्स माइनस वी डिवाइड बाई 1 माइनस वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर, यानी ये नगण्य मान होगा। v बाई सी स्क्वायर, यू एक्स को छोड़ दो, ठीक है। v बाई सी स्क्वायर का मान क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा नगण्य आएगा। मान लेता हूँ इसका मान 0.001 आया है, जो काफ़ी बड़ा है एक तरीके से, मैंने मान लिया कितना है। और उसको अगर आप 1 में से घटाओगे तो कुछ फर्क पड़ेगा क्या 1 के मान में, 1 के मान में कुछ फर्क आएगा क्या, कुछ नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा कम फर्क आएगा। यानी इस पूरे रेशियो का मान ज़्यादा चेंज नहीं होगा, यानी नीचे सिर्फ क्या होगा, 1 ही रहेगा। अगर 1 में से आप ये चीज़ माइनस करोगे तो क्या फ़र्क आएगा, कोई चीज़ फ़र्क नहीं आएगा, 1 का मान में कोई फ़र्क नहीं आएगा। यानी नीचे सिर्फ आप क्या मान सकते हो, 1 मान सकते हो, और नीचे 1 मानने का कोई औचित्य नहीं है तो 1 को हटा भी सकते हो। यानी आपके पास यू एक्स प्राइम है वो किसके इक्वल आ गया, यू एक्स माइनस वी के। तो ये कौन सी समीकरण होती है, गैलीलियन रूपांतरण में होता है ऐसा। अगर आप पढ़ के आए हो तो आपको पता है ये कौन सी समीकरण है, गैलीलियन रूपांतरण की वेग रूपांतरण समीकरण है। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेग रूपांतरण समीकरण है ये। इसी प्रकार वाई में देखिए, y में देखिए कि यू वाई प्राइम है इक्वल टू यू वाई अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर वाई सी स्क्वायर अपॉन 1 माइनस यू यू एक्स वाई सी स्क्वायर। तो बी इसको किस प्रकार लिख सकता हूँ, वी यू एक्स बाई सी स्क्वायर को, कि वी बाई सी डॉट यू एक्स बाई सी। देखिए कितना छोटा मान आएगा, कण का कितना छोटा मान आएगा, वी बाई सी का मान तो बहुत ज़्यादा नगण्य आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। यहाँ पे v बाई सी स्क्वायर का मान उससे ज़्यादा नगण्य है और v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मान तो उससे भी ज़्यादा नगण्य। तो v स्क्वायर बाई सी स्क्वायर का मान काफ़ी ज़्यादा नगण्य आएगा। उसको 1 में से घटाओगे तो 1 के मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, यानी यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा 1, और 1 का अंडर रूट करोगे तो 1 ही आएगा। तो ऊपर वाली टर्म तो सीधी कैंसिल। v बाई सी का मान नगण्य है, यू एक्स बाई सी का मान तो उससे ज़्यादा नगण्य होगा। v का तो मान कुछ होता है, v तो निर्देशांतर का वेग है, उसमें कण जा रहा है और कण का भी x दिशा में वेग देख रहे हैं तो वो काफ़ी छोटा होगा, और उसमें प्रकाश के वेग का भाग देंगे तो वो वैल्यू काफ़ी छोटी आएगी। यानी इन सब का मान में क्या होगा, 0 के लमसम होगा, और नीचे 1 बचेगा तो उसका कोई औचित्य नहीं। तो यू वाई प्राइम किसके इक्वल आ गया, यू वाई के इक्वल आ गया। इसी प्रकार जेड में करेंगे तो यू जेड प्राइम किसके इक्वल आएगा, यू जेड आएगा। और ये समीकरण और ये तीनों किसकी निर्देशांक रूपांतरण समीकरण होती है, गैलीलियन रूपांतरण में वेग, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन में वेग रूपांतरण समीकरण होती है। यानी लोरेंज रूपांतरण समीकरण से ही गैलीलियन रूपांतरण समीकरण फाइंड आउट की जा सकती है। यानी अगर मैं को पूछ रहा हूँ गैलीलियन रूपांतरण सही है या लोरेंज रूपांतरण सही है, क्योंकि दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो पूरे वर्ल्ड के लिए लोरेंज रूपांतरण समीकरण क्या होगी, आपकी अप्लाई होगी। और लोरेंज रूपांतरण समीकरण से आप गैलीलियन रूपांतरण समीकरण प्राप्त कर सकते हो, लेकिन गैलीलियन से लोरेंज प्राप्त नहीं कर सकते। तो काफ़ी ज़्यादा हद तक, काफ़ी ज़्यादा जो ब्रॉड नॉलेज है, ठीक है, रूपांतरण समीकरण की ब्रॉड नॉलेज है, यानी काफ़ी ज़्यादा विस्तृत व्याख्या है, वो किस में होती है, लोरेंज रूपांतरण समीकरण से होती है। और अगर छोटे वेलोसिटी वर्ल्ड की बात करें, ये जरूरी नहीं है कि लोरेंज रूपांतरण समीकरण सिर्फ बड़ी वेलोसिटी वाली चीज़ों को बताता है, उससे गैलीलियन रूपांतरण समीकरण भी फाइंड आउट कर सकते हैं, लोरेंज से गैलीलियन भी प्राप्त कर सकते हैं, जो छोटी चीज़ों को भी बताता है, छोटे वेग से चलने वाली चीज़ों को भी बताता है। तो ये होती है आपकी वेग रूपांतरण समीकरण। इसके अंदर आप त्वरण रूपांतरण समीकरण भी एक तरीके से निकाल सकते हो, वो आप खुद ट्राई करना। उससे आगे मैं इसके जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट कराऊंगा, ठीक है। तो आपका ये लेक्चर यहीं पे खत्म होता है।